हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप परसेंट पर। आज हम लोग 2 अप्रैल 2016 के सेकेंड शिफ्ट का आज जीएस का पेपर हम लोग लेकर आए हैं। 2 अप्रैल 2016 में जो पेपर हुआ था उसका जो पहले शिफ्ट का जो पेपर था वो हम लोग कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। इस शिफ्ट में टोटल 31 क्वेश्चन जीएस के आए थे। आप लोग अगर उस शिफ्ट में होते तो आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते थे, आज आपको जानने के लिए पूरा फुल मौका है। आप लोग इसको पूरी वीडियोज को देखिए और ये देखिए कि आप कितना क्वेश्चन उस शिफ्ट में कर सकते थे, क्योंकि कट ऑफ आप सबको पता है कितनी गई थी। तो आपको ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, आपको सारे इसके 60 शिफ्ट के मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। उस 60 शिफ्ट का आज ये दूसरा शिफ्ट है। ठीक है, दूसरे शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से करिए। 31 क्वेश्चन में अगर आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कितना कर सकते हो इसको आप देखिए। आपको पीडीएफ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अब आपके मन में एक ख्याल होगा कि सर अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो इसमें तो आंसर पहले ही दिया है, हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। तो आप पेशेंस रखिए, वहां पर क्वेश्चन मैंने टाइप कर दिए हैं, आपके स्लाइड फॉर्म में है, आप वहां पर जाके चेक करिए अपने आपको। ठीक है, आपको आंसर उसमें नहीं दिए गए हैं, आंसर आपको पीडीएफ में सबसे नीचे दिया गया है। ठीक है, साथ साथ में मैं आंसर भी आपको बताऊंगा, पहले आपको समय दूंगा, आप करिएगा, उसके बाद में मैं आपको आंसर बता दूंगा। बाकी जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसमें भी आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आपको लाइक करना है, और अगर आपको 60 शिफ्ट का टेस्ट देना है या आपको मैथ के सारे टेस्ट चाहिए, आपको रीजनिंग के सारे टेस्ट चाहिए, तो आपको एक ही काम करना है और वो है सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब जो है बिल्कुल निःशुल्क है, अच्छा लगेगा तो करना, नहीं अच्छा लगेगा तो बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक करना, क्योंकि अब मैं बीच में ये सब कहने वाला नहीं हूं, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए, तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जरूर देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, और आप जरूर कमेंट में लिखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका है वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात सबको पता होगी। चलिए, तो ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा असम। मैं सिर्फ आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, उसी में आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए, और कोशिश करिए कि ढंग से करिए, आप तुक्का मत लगाए, क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक तो आपके नंबर भी कट जाते हैं, और दूसरा क्या होता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल ध्यान से आपको करना है क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपका असम है, उम्मीद है आप लोगों के सही गए होंगे। जिसका नहीं सही गया है कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ये देखोगे पेपर में एनटीपीसी कोई हुआ नहीं है। पेपर का लेवल बिल्कुल अच्छा होता है, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने सारे सेट को कर लेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, देखो हम लोग पूरे 60 सेट करेंगे इसका। ठीक है, 60 सेट होंगे, और 60 सेट करने के बाद में आप खुद समझ लीजिए कि आप कहां कहां से क्वेश्चन को जानेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि अगर मेरे साथ आपको जुड़ना है तो सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। हम लोग डेली छोटा सा टेस्ट जरूर करेंगे 1 सेट का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। होमोसेपियंस के रूम में, सॉरी ये रूम नहीं होना चाहिए, ये रूप होगा, इसको आप सही करिएगा। ठीक है, ये रूप होगा। ठीक है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर प्रारंभिक होमोनाइट्स कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन जो थे ये होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर प्रारंभिक होमोनाइट्स थे। याद रखना है, प्रारंभिक होमोनाइट्स कौन थे? तो क्रो-मैग्नन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है, आपको स्लाइड बगल में दिख जाएगी, स्लाइड आप देख लीजिएगा। मैंने इसको किस लिए किया ये हमने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा। यहां पर भी थोड़ी सी गलती है, सही कर लीजिएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। बताइए कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? बताइए। तो इसका राइट आंसर उम्मीद है आपका आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, जो गुर्दे की जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, याद रखिएगा। उसका निर्माण जो करता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट करता है। और ये क्वेश्चन इसी शिफ्ट में नहीं,
बहुत सारे शिफ्ट में आया है, और 2018 का जो ग्रुप डी हुआ था उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। देखो नोट्स वोट्स बनाने की टेंशन है नहीं, सारे जो सेट में कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं, ठीक है, कलिकाएं ही है, याद रखना। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा, तो 2000 से 8000, ठीक है, 2000 से 8000 जो होती है ये औसतन कलिकाएं होती हैं, इंपॉर्टेंट है। आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल, इस शिफ्ट में 31 जीएस के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, टोटल इसमें 31 क्वेश्चन हैं, तो आपके 4 कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है, बताइए सफेद रेगिस्तान कहां है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात में आपका सफेद रेगिस्तान पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 350 होती है, 206, 211 या 411, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 350। नवजात शिशु में 350 हड्डियां होती हैं, लेकिन बाद में ये हड्डियां आपस में जुड़कर 206 बन जाती हैं। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, देखो इसी क्वेश्चन में बात कर रहा था कि क्वेश्चन इजी भी आते हैं, बस एग्जाम में आपको पेशेंस की जरूरत है। जैसे ये मान लीजिए टोटल मान लो, ये समझ लीजिए कि 35 क्वेश्चन एग्जाम में जीएस के आ गए। जीएस का पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीजन क्या है, क्योंकि जो बच्चे थोड़ा सा मैथ जानते हैं उनको मैथ बहुत इजी लगती है एग्जाम में, रीजनिंग इजी लगती है, रीजनिंग सबको इजी लगती है। बात अगर हम करें इसमें जीएस की, तो जीएस में 35 में से कम 15 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना जो एकदम से इजी होते हैं, आप देखकर तुरंत मार्क कर सकते हो। बाकी के 20 क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन होते हैं या 10 से 12 क्वेश्चन हम कह लें, वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं, यानी जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनके लिए हो जाता है। तो मैंने मान लिया कि 10 क्वेश्चन को आपने कर लिया तो 25 क्वेश्चन आपके हो गए, और जीएस में अगर आपने 25 क्वेश्चन कर लिया ना तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, गारंटी है आप जीएस के क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। कब की थी इन्होंने, तो आपको पता होगा 1526 ईस्वी में इन्होंने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ईयर भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखो अगर जो बच्चे युद्ध की वीडियो देखना चाहते हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जितने भी हिस्ट्री में पुराने युद्ध हुए थे सारे के सारे आपको नीचे मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो हम लोग देर ना करते हो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद कर दिया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में आ चुका है। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था। ऑप्शन है आपका निकोलस कॉपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, योहानेस केपलर या फ्रेडरिक बेसेल। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा, बड़ा है थोड़ा सा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन पहले फिर से पढ़ लीजिए। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैलीलियो गैलीली, ठीक है। इसको नजरबंद कर दिया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई पेपर में आया है। पीडीएफ मिल जाएगी आपको नीचे, बिल्कुल भी नोट आउट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो आपको मैं अलग से जो नॉलेज दे रहा हूं वो आप नोट कर सकते हो। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है, बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल, क्लियर है। एप्पल था जो इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत का पहला जियो स्टेशनरी था। अगर पहला लग गया है किसी भी क्वेश्चन में तो वो इंपॉर्टेंट बनेगा, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो एप्पल है आपका पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है, बताइए। सूचना अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बताइए। 21A अनुच्छेद में किसका उल्लेख किया गया है, सबको पता होगा, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 21A में ही तो जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, क्लियर है ना भैया ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, संजीव चतुर्वेदी या अंशु गुप्ता? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। रीजन क्या है इसका? कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में शांति में जीता था और इन्हीं के साथ में पाकिस्तान की एक थी मलाला यूसुफजई, ठीक है, जो अब तक की सबसे कम उम्र की महिला हैं नोबेल पुरस्कार जीतने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यह भी क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है? तो जो ध्वनि तरंगे हैं उसमें क्या क्या होता है? उसमें आपका होता है दाब होता है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं और यांत्रिक होती है ये ध्वनि तरंगे, लेकिन विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय, लेकिन ये गलत है। क्लियर है ना ये चीज? विद्युत चुंबकीय ध्वनि तरंगे में नहीं। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमने जो कहा है ना, कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, तो वो गलत नहीं कहा है हमने, बिल्कुल सही चीज है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेट्स स्टेडियम बनाया? अब देख लो, ये पेपर था 2016 का और आया कहां से? ये 2008 से। तो भैया अगर आप 2020 में पेपर दोगे तो भी आपका यहीं से ही क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। किस देश ने 2008 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेट्स स्टेडियम बनाया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना आराम से एक एक सेट को लगाइएगा डेली, आपका बहुत फायदा होगा यहां से, ठीक है। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाते हैं? सॉरी, ये द्रव होगा, ठीक है, द्रव में बदल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्लियर है यहां तक? चलिए देखो, आपके पास 60 सेट होंगे, आप डेली एक सेट डाउनलोड करिए, पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ बनाइए अच्छे से, आप इनको करिए, फिर आप इकट्ठे ही 60 क्वेश्चन 60 सेट आप एक बार रिवाइज करके जब आप एग्जाम में जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? पशुओं की मौत, बिल्कुल सही है, ध्वनि प्रदूषण से पशुओं की मौत हो सकती है। कर्णनाद, उच्च रक्तचाप या ओजोन क्षय? बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन क्षय। जो ओजोन क्षय है वो जो आपका है ध्वनि प्रदूषण से नहीं होता है, बाकी ये सारे होते हैं, और ये आपका गलत हो जाएगा आपका ओजोन क्षय। जो ओजोन क्षय होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, जो कहां पर पाया जाता है? आपके फ्रिज में पाई जाती है, रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है। क्लियर है? आपको 60 सेट देखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि मैं जैसे ही अपनी वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? बताइए आप। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनेलिडो। एनेलिडो जो है ये मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। यहां तक क्लियर हो गया आपका? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस में आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस में आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया है। चलिए, तो मुझे पता है आपने इसका आंसर कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है व्लादिमीर द ग्रेट, ठीक है ना। इन्होंने ही ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस में आधिकारिक धर्म से अपनाया था। हालांकि ये 2016 का करंट अफेयर है, ठीक है। 2016 में जब पेपर हुआ था तो ये उस टाइम पर करंट न्यूज थी, तो आगामी पेपर के लिए ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपका है C12H21, ये इस टाइप पर जो फार्मूला होता है आपको पता होगा, H22 और O11 किस रूप में जाना जाता है? C12H22 और O11। तो ये आपको पता है कि ये चीनी का जो आपका होता है क्या, केमिकल नेम या केमिकल फार्मूला उसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला है ये चीनी का, शुगर का, C12H22O11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आंसर रहेगा, आपको ये दिक्कत नहीं कि सर यहां पर आप मार्क कर रहे हैं तो ऐसे ही उसमें आंसर नहीं होगा, पीडीएफ में आंसर है, बिल्कुल परेशान न होइए आप। शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मारती है?
देखो ये अब जो लोग भैया चेस खेलते हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान। देखो जैसे आपका चेस होता है ना, ये चेस बोर्ड होता है, ठीक है, आपने देखा होगा चेस बोर्ड में ऐसे बना होता है कुछ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक ऐसा कोई चीज होता है, क्या होता है, घोड़ा, हाथी, बिशप या प्यादा में से, जो चलता तो सीधे है लेकिन मारता साइड में है। कुछ याद आया होगा आप लोगों को, तो वो आपका हो जाएगा प्यादा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि आपकी एनटीपीसी में कम से कम 4 क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर से आएंगे, ठीक है, कम से कम 4 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको कंप्यूटर की अलग से क्लास लेकर आएंगे, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। मेरे किसी भी स्टूडेंट को जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। $20 मिलियन खर्च करके अंतरिक्ष में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? बताइए। देखो आपको बीच बीच में मैंने स्लाइड दे दी है, जो पेपर की जो कटिंग है वो आपको मैंने दे दिया है। हालांकि मैंने उसको इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको मुझे पता है कि अगर वो रहेगा तो उसमें आंसर भी होता है, और आंसर होगा तो आप अपने आप को जानेंगे कैसे कि मैं क्वेश्चन वहां सही कर सकता था या गलत कर सकता था, इसलिए मैंने उसको लेकर नहीं आया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनिस टीटो, ठीक है। डेनिस टीटो पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो $20 मिलियन खर्च करके अंतरिक्ष में 8 दिन गुजारे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? बताइए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन या प्रोफेसर सतीश धवन? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई, ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? देखो कितनी सिंपल क्वेश्चन है, देखो भैया, इसीलिए मैं कहता हूं आपको पेशेंस रखना एग्जाम में। कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको मार्क देकर जाएंगे अच्छे से। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने ही राष्ट्रगान की रचयिता की थी। बात करें पिंगली वेंकैया की, तो इन्होंने जो आपका तिरंगा झंडा है 3 रंग का, उसको डिजाइन किया था इन्होंने। किस रेशियो में? 3:2 में। क्लियर है यहां तक? चलिए। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जो किसका बना होता है? बताइए। हार्ड कोर्ट जिसको आप कहते हो, कंक्रीट का, मिट्टी का, घास का या कारपेट का? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुझे उम्मीद है आपने लगा लिया होगा, जो हार्ड कोर्ट होता है वो कंक्रीट का बना होता है, ठीक है। चलिए। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? हरा, नीला, लाल या बैंगनी? बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, सबसे कम किसकी होती है? तो वो होती है, बता दीजिए, लाल की। जो लाल रंग होती है इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा जो होती है वो बैंगनी की होती है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? आपने देखा होगा ना, जो बैडमिंटन का जाल होता है वो केंद्र से कितना ऊंचा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 फुट, ठीक है। बैडमिंटन का जाल जो है केंद्र से 5 फीट की ऊंचाई पर होता है। यहां तक क्लियर है? चलिए। मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट है, फॉक डांस से एक क्वेश्चन आना ही है, चाहे जो पेपर आप दोगे। आपको फॉक डांस की अगर क्लास देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं। भारत के सारे जो इंपॉर्टेंट फॉक डांस हैं वो आपको वहां पर नीचे मिल जाएगा, तो आप जाइए और वहां पर जरूर देखिए इस चीज को। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मांच डांस होता है ये आपका मध्य प्रदेश का डांस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग 28 में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने सही किया होगा, और आप एग्जाम में होते तो अच्छा स्कोर कर सकते थे, ठीक है। तो बिल्कुल यही लेवल रहने वाला है आपके 2020 के पेपर में भी। चलिए, तो सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किसने किया था? बताइए। विलिस कैरियर ने, जॉन गौरी ने, स्टुअर्ट कैमर ने या H.H. सुल्ज ने? यानी आपको यह कहना है कि सबसे बड़े पैमाने पर एसी का आविष्कार किसने किया था, एयर कंडीशन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलिस कैरियर। विलिस कैरियर ने ही बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्लेग उन्मूलन की याद में कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा था? यानी उनके राज्य में जो प्लेग था, ठीक है, आपको पता है ना, चूहे के काटने से प्लेग होता है,
जिसको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, प्लेग को, इसका दूसरा नाम काली मौत है। तो जब प्लेग उन्मूलन हो गया, यानी प्लेग जब उनके राज्य में समाप्त हो गया, तो उन्होंने एक मीनार बनवाया था, उस मीनार का नाम बताइए आप। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, सॉरी चार मीनार। चार मीनार कुतुब शाह ने बनवाया था, ठीक है, प्लेग उन्मूलन। तो हो सकता है ये क्वेश्चन ये भी पूछ लें कि चार मीनार किस रोग के उन्मूलन के बाद बना था, तो आपका हो जाएगा प्लेग। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन ऑक्टविन ह्यूम या दादा भाई नौरोजी? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोमेश चंद बनर्जी, ठीक है। इनको शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी भी कहा जाता है। और जो एलन ऑक्टाविन ह्यूम है, यानी AO ह्यूम, ठीक है, ये क्या थे? ये इसके संस्थापक थे और ये अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही 31 क्वेश्चन जो थे ये एग्जाम में आए थे। आपको आंसर की भी नीचे मिल रही है। अगर आपने क्लास को देखा, आपको अच्छा लगा है, तो आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।